So, in the previous class, I had asked you to go through this table. So, I hope everyone has gone through this table. ठीक है, सभी ने ये टेबल को गो थ्रू कर लिया है. ये टेबल में क्या था? इस टेबल में हमारे पास आयंस के फॉर्मूले थे. इन अदर वर्ड्स, वी कैन से दैट कि हमारे पास इस टेबल में एलिमेंट्स थे और उसके चार्ज थे. चार्ज को ही वैलेंसी बोला जाता है. ठीक है, वैलेंसी डिटेल में चैप्टर 4 में समझ में आएगा, जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझेंगे. अभी के लिए बस यही समझना है कि वैलेंसी एंड चार्ज आर सेम थिंग. तो जैसे फर्स्ट लाइन में सोडियम है, तो सोडियम जो वो Na प्लस है. सो Na सोडियम एलिमेंट का सिंबल है. ऑलराइट, फास्ट एवरीबॉडी, आई वांट Na जो सिंबल है, ये सोडियम पूरे लेटर में आ नहीं रहा, ना N है ना A है, फिर भी सोडियम का सिंबल Na क्यों रखा गया है? कैन एनीबॉडी टेल मी इन द चैट? Neither N nor A is present in sodium. Then why is sodium symbolized by Na? Alright. So लैटिन में कुछ और कहते हैं, बट क्या कहते हैं? The point is this. Very well, वृद्धि, बहुत अच्छे, वृद्धि ने सही जवाब दिया. तो सोडियम का लैटिन में जो नेम होता है वो होता है नाट्रियम. तो फ्रॉम नाट्रियम Na को बोरो किया गया है. ठीक है, तो लुक हियर. उसी तरह से पोटेशियम का कैलियम होता है, सिल्वर का आर्जेंटम होता है, कॉपर का क्यूपरम होता है, एंड सो ऑन, जिसको हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रखा है. तो ये सभी एलिमेंट्स के चार्ज क्या है? +1 चार्ज है. ठीक है, सिर्फ प्लस लिखने का मतलब +1 का चार्ज है. अब कॉपर दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, हैविंग +1 चार्ज एंड +2 चार्ज, दोनों पॉसिबिलिटी है. मैग्नीशियम का +2 चार्ज होता है, जिंक +2 है, आयरन का +2 भी होता है और +3 भी होता है. ठीक है, आयरन कैन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, +2 एंड +3, एंड एल्युमिनियम हैज +3 चार्ज. सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल which can have both positive as well as negative charge. तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जब आता है उसे हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, H+, और हाइड्रोजन पे जब नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम H- से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइड्राइड. नेम चेंज हो जाता है. ठीक है, जस्ट. क्लोरीन पे जब नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम क्लोराइड बोलते हैं. उसी तरह ब्रोमीन का ब्रोमाइड हो जाता है, आयोडीन का आयोडाइड हो जाता है, ऑक्सीजन का ऑक्साइड हो जाता है, सल्फर का सल्फाइड हो जाता है, और एक अलग जैसे नाइट्रोजन जो है वो नाइट्राइड बना देता है. ठीक है, तो नाइट्रोजन एलिमेंट से नाइट्राइड बना है. सिमिलरली अलग अलग एलिमेंट से ये नेगेटिव आयंस बन रहे हैं यहाँ पे ना. पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज टुगेदर. जैसे अमोनियम जो है वो NH, दो एलिमेंट के एटम से मिलके बना हुआ है. N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन. तो इस पूरे अमोनियम जिसका फॉर्मूला है NH4 पे चार्ज होता है +1 का. ठीक है, ये प्लस हाइड्रोजन पे सिर्फ नहीं है, ये पूरे अमोनियम पे चार्ज है. ठीक है, उसी तरह हाइड्रोक्साइड इज एन आयन जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम से बनता है, और इस OH पे क्या चार्ज है? -1 का चार्ज है. सिमिलरली नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है HCO3-, कार्बोनेट का होता है CO3 2-, सल्फाइट is SO3 2-, सल्फेट is SO4 2-, and phosphate is PO4 3-. Now in the previous class मैंने ये कहा था एटलीस्ट 2 to 3 times इसे कॉपी में लिखना, कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट 20 to 30% तुम्हें याद रहे. So you have to remember all of them. ठीक है, तुम्हें सभी के सभी का याद रखना है. So you have to write it at least 2 to 3 times such that ये याद हो सके. So let's move ahead. अब इस टेबल को याद करके हमें करना क्या है? So we have to make chemical formula of different compound.
कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं वो हम सीखेंगे यहाँ पे. सो वी विल स्टार्ट विद just a moment, just a moment. All right, let me give you some questions. पहला क्वेश्चन हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड. अब जैसे एक कंपाउंड है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का कैसे हम करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे इसका सिंबल. तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और क्लोराइड का होता है Cl. नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे चार्ज और वैलेंसी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. तो हाइड्रोजन का +1 है और क्लोरीन का -1 है. ठीक है, देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है +1 है और क्लोराइड का क्या है -1 है. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी डू, देखो ये प्लस और माइनस का कोई खास रोल नहीं होता. हम इस 1 को Cl से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 1 को H से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो इट बिकम H1 Cl1, ये हो गया HCl. एक बात याद रखो, अगर नीचे में एक शॉर्टकट ही बता दे रहा हूं, अगर नीचे में सेम नंबर्स हैं तो यू डोंट नीड टू राइट नंबर्स. अगर मान लो ऐसा भी होता H2Cl2 तो तुम सीधे HCl लिख देते. हालांकि ऐसा होता नहीं है. अगर H2Cl2 भी होता तो तुम HCl सीधे लिख देते. मतलब अगर नीचे में दोनों नंबर सेम है तो यू डोंट नीड टू राइट बोथ नंबर्स, तुम सीधे उसे इस तरह से लिख दोगे. ठीक है, तो ये बात सभी को समझ में आ गई. ओके, नेक्स्ट ट्राई करो कैल्शियम कार्बोनेट. और चिराग पूछ रहा है हमें कैसे पता चलेगा कि H+ कहां यूज करना और H- कहां यूज करना है. बच्चे अगर तुम H+ और H- का नाम देखोगे तो दोनों का नाम ही डिफरेंट है. H+ को हाइड्रोजन बोलते हैं और H- को हाइड्राइड बोलते हैं. तो जब दोनों का नाम ही डिफरेंट है तो फिर प्रॉब्लम क्या है, जिस जहां पर जो नाम यूज होगा वहां पर उस सिंबल को तुम यूज करोगे. फाइन, सो ट्राई दिस कैल्शियम कार्बोनेट. देखो सभी ने ट्राई कर लिया है. टेबल निकाल के रखो साथ में. कैल्शियम का सिंबल देखो, उसका चार्ज देखो. कार्बोनेट का सिंबल देखो, उसका चार्ज देखो. सो लेट्स सी कैल्शियम का सिंबल क्या होता है. मैं सीधे ये लिखूंगा कैल्शियम का सिंबल क्या होता है Ca, और चार्ज तुम देखोगे तो क्या होता है +2 का चार्ज होता है. ठीक है, कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है CO3 और चार्ज क्या होता है -2 का होता है. सेम नंबर्स है तो नंबर्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है. हम क्या लिख देंगे CaCO3, C स्मॉल a कैपिटल C कैपिटल O3. ये बात सभी को समझ में आ गई कैल्शियम कार्बोनेट का कैसे हमने लिखा. ओके, नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट. ट्राई सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाओ. सभी ने ट्राई कर लिया. सोडियम का क्या होता है Na, चार्ज होता है +1 का. कार्बोनेट का होता है CO3, चार्ज होता है -2 का. तो 2 यहां गया
1 यहाँ गया। अब अलग अलग नंबर्स है तो लिखने पड़ेंगे, ठीक है, सेम नंबर्स थे नहीं लिखते थे कोई बात नहीं, अलग अलग नंबर्स है लिखने पड़ेंगे। तो ये हो गया Na2 और CO3। अब जैसे CO3 का एक पॉलीएटॉमिक आयन है, CO कार्बोनेट का एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो जो 1 गया वो 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, CO3 के नीचे आएगा, लेकिन 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है। सो इट इज बेसिकली Na2CO3। ठीक है, चिराग कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? और एक सेकंड, कैल्शियम कार्बोनेट, भाई देखो अगर टेबल देखोगे, टेबल बुक खोल के रखना साथ में। कैल्शियम Ca का है 2+ चार्ज और कार्बोनेट का है 2- चार्ज। CO3 इसका फॉर्मूला है, चार्ज है 2- का, ठीक है। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? CO3 और चार्ज क्या है? 2- का है। कैल्शियम का सिंबल क्या है? Ca और चार्ज क्या है? 2+ का है, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं कृतिन का भी क्वेश्चन लेता हूं। कृतिन कह रहा है कि दो टाइप के कार्बोनेट है, भाई दो टाइप के कार्बोनेट, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एक सिंपल कार्बोनेट है। तो फॉर्मूला में अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट कहीं पर आया तो ऊपर वाला यूज करना, बट अगर सिंपल कार्बोनेट आएगा तो नीचे वाला यूज करना है, ठीक है। तो तो हम बात कर रहे थे कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम का क्या है भाई सिंबल? Ca, चार्ज क्या है? 2+ का, और कार्बोनेट का सिंबल है CO3, चार्ज क्या है? 2- का है। तो अब हम इसे यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो कैल्शियम है Ca, चार्ज है +2 का, कार्बोनेट है CO3, चार्ज है -2 का। मैंने बोला जस्ट ऊपर अभी कि अगर सेम नंबर्स हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम CaCO3 लिख देंगे। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का है +1, ठीक है, तुम लोग अपनी बुक साइड में खोल के रखना। सोडियम का है +1, कार्बोनेट का है -2। टू इधर मल्टी, अब यहाँ डिफरेंट नंबर्स है तो मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। सो 2 यहाँ नीचे आ जाता है, 1 यहाँ नीचे CO3 के नीचे आएगा, ठीक है। तो CO3 एक पॉलीएटॉमिक आयन है। जब भी पॉलीएटॉमिक आयन के बाहर कोई नंबर आता है तो हम ब्रैकेट में पॉलीएटॉमिक आयन को ब्रैकेट में लिख देते हैं। लेकिन क्योंकि 1 को हम डिनोट करते नहीं है, ठीक है, 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, एक अंडरस्टूड वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमने Na2CO3 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नेक्स्ट है मेरा अमोनियम सल्फेट। So you people try this question. I'll be back in 2 minutes, right?
सो ऑलराइट, देखते हैं यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या आ रहा है भाई। तो कैल्शियम का होता है Ca और चार्ज होता है +2 का, हाइड्रोक्साइड होता है OH और चार्ज होता है -1 का। 1 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, तो Ca के नीचे 1 हम नहीं लिखेंगे, ये अंडरस्टूड होता है। और OH के नीचे 2 आ रहा है, मैंने बोला पॉलीएटॉमिक आयन के नीचे जब भी कोई नंबर आता है तो हम ब्रैकेट में पुट कर देते पॉलीएटॉमिक आयन को। तो ये क्या हो गया हमारा CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये बात आई समझ में? किसे यहाँ पे कोई दिक्कत है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, नेक्स्ट हम अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं। अमोनियम है NH4 और चार्ज है +1 का। अमोनियम है NH4, चार्ज है +1 का, ठीक है। और सल्फेट है SO4 और चार्ज है -2 का। 1 इधर गया, 2 इधर गया, तो NH4 एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो अगर इसके नीचे में 2 लिखना है तो NH4 को ब्रैकेट में डालना होगा। SO4 भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है, बट 1 लिखने के लिए 1 हम लिखते नहीं, अंडरस्टूड होता है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया NH4 होल, इसको कैसे बोलते हैं ये देखो, इसे बोलते हैं NH4 होल ट्वाइस SO4। और एक चिराग पूछ रहा है कि प्लस साइन माइनस साइन क्यों नहीं लगता? भाई माइनस साइन जो है सिर्फ एनायन और कैटायन दिखाने के लिए होता है, रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कि आपस में जो कॉम्बिनेशन होता है एनायन और कैटायन का ही होता है। तो टू रिप्रेजेंट एनायन एंड कैटायन हम प्लस और माइनस साइन लगाते हैं, बाकी उसका यहाँ पर नीचे लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। ओके, ये जो पूछ रहा है कि क्या हम इसे NH8 नहीं लिख सकते? नहीं भाई, NH8 नहीं लिख सकते, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज समझाऊंगा। अगर ये खुला ब्रैकेट खोलें तो ये होगा N2H8। अगर ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये N2 2N से भी मल्टीप्लाई होगा और H4 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो N2H8 हो जाएगा। बट ऐसे हम लिखते नहीं है, ठीक है। जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है उसी फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये N2H8 नहीं लिखा जा सकता, ये NH4 के बाहर हम 2 ही लिखेंगे। आई बात समझ में अजित? तो आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। क्या कोई बच्चा है जिसे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि हाउ टू मेक फॉर्मूलाज? ऑलराइट, एनसीईआरटी पेज नंबर 39 पे एक इंटेक्स्ट है। इंटेक्स्ट का मतलब चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन होता है ब्लू कलर से, तो दिस विल बी योर होमवर्क। इंटेक्स्ट में 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2 सॉरी 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 एंड 4। सभी क्वेश्चन को ट्राई करना है, जो नहीं बनेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या सभी बच्चों को ये क्लियर हो चुका है? Alright. तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास। देखो अभी तक हमने क्या एटॉमिक मास का कंसेप्ट देखा था कि हर एक एटम का एक मास होता है। अब एटम अपने इंडिपेंडेंट फॉर्म में तो रहता नहीं है ना, वो मॉलिक्यूल बना के एग्जिस्ट करता है। तो अगर एटम का मास है तो मॉलिक्यूल का भी तो मास होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल बेसिकली है क्या? इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स, सो मॉलिक्यूल विल हैव इट्स मास। सो मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है। तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इसका डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, इट इज द सम ऑफ atomic masses of all atoms present in molecule of a compound
इट इज रिप्रेजेंटेड, ये जो मैं लिखवा रहा हूं यू मस्ट राइट इट डाउन, ठीक है, ये लिख लेना तुम। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन यू। यू क्या था? यू स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। किसी भी एटम के मास के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं उसको हम यू से डिनोट करते हैं। सो मॉलिक्यूलर मास को भी हम यू से डिनोट करते हैं। अब जैसे कि मैं तुम्हें बोलूं कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अब हमें पता है वाटर जो है वो किसका बना हुआ है? H2O। तो वाटर कंटेन्स 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वाटर का एक मॉलिक्यूल जो इट कंटेन्स 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो हम ये लिख सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर is equals to what? Or contains 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen। तो अगर हम H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालें तो क्या होगा ये देखो, हाइड्रोजन। अब देखो एग्जाम में जब भी ऐसे तुम्हें मॉलिक्यूलर मास निकालने आएगा ना, तो इनके एटॉमिक मास तुम्हें दिए हुए होंगे, मतलब तुम्हें ये दिया हुआ होगा कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1U होता है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16U होता है। इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 में क्या है? 2 हाइड्रोजन है, तो इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटम, क्योंकि 2 एटम है ना तो इसने हमने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अगर हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो H2O में क्या है? वी हैव 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड along with that 1 atom of oxygen। तो इसे हम क्या लिखेंगे? 2 into 1, बिकॉज हाइड्रोजन एटम, एक एटम का मास क्या होता है? 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन में एक एटम का मास क्या होता है? 16 होता है। तो 2 plus 16 that is 18U। So the molecular mass of water is 18U। किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्या नहीं समझ में आया चिराग? अरे सॉल्व करना नहीं आया। सॉल्व करने में कुछ है ही नहीं। वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास पूछा है। अब वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन के एटम है। तो अगर 2 हाइड्रोजन के एटम है तो 2 हाइड्रोजन के एटम का मास क्या है? तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक हाइड्रोजन के एटम का मास है 1U। तो 2 हाइड्रोजन के एटम का मास क्या होगा? 2 into 1, प्लस और क्या इस मॉलिक्यूल में? एक ऑक्सीजन का एटम है, तो ऑक्सीजन के एटम का मास क्वेश्चन में दिया हुआ 16U। तो अगर हमें वाटर दैट इज H2O मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो बेसिकली हमसे पूछा गया है कि 2 हाइड्रोजन का एटम और एक ऑक्सीजन के एटम का कंबाइंड मास कितना है। तो ये हो गया 2 into 1 फॉर हाइड्रोजन एंड 16 फॉर ऑक्सीजन। कंप्लीटली इट इज 18U। बात आई समझ में? सर आपने इसमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया जब इधर यहाँ पे दोनों H2O लिखा हुआ है? अच्छा, एक सिंपल सा केस ले रहा हूं, बताना। घर से तुम्हें भेजा जाता है कि भाई शुगर और मिल्क लेके आओ। ठीक है, चाय बनाना है, गेस्ट आए हुए, शुगर और मिल्क लेके आओ। शुगर बोला जाता है 1 किलो लेके आना, और मिल्क भी बोला जाता है, चलो शुगर बोला जाता है 2 किलो लेके आना और मिल्क बोला जाता है 3 किलो लेके आना। तो टोटल मास क्या हो गया? 5 हुआ या 6 हुआ? 5।
तो क्यों, तुमने तो मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हो यहाँ पे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट से तो सर 6 मुझे आना लगा चाहिए था ना। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दोनों एक साथ लिखे जाते तो मुझे लगा कि मल्टीप्लाई करने भाई तो वाला। एच ओ के साथ मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा है क्वेश्चन में, ये मैथ्स थोड़ी ना है कि एच इंटू ओ है यहाँ पे। H2O लिखने का मतलब है 2 हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट है, उसके साथ एक ऑक्सीजन का भी एटम प्रेजेंट है। तो इसको हम ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं, हम फॉर्मूला क्या H2 प्लस O लिखेंगे एग्जाम में, ये थोड़ी ना कंपाउंड है, तो उसके जगह हम H2O लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो 2 हाइड्रोजन के एटम का हमने मास निकाला 2 into 1 करके। अब ऑक्सीजन के एटम का मास क्या है 16, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो टोटल मास कितना हो गया 16 हो गया ऑक्सीजन का, 2 हो गया हाइड्रोजन का, तो टोटल हो गया 18U। आई बात समझ में? यस सर। किसी और बच्चे को डाउट है यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हें बोला है फाइंड द मास ऑफ HNO3, जहां पर H एटम का एटॉमिक मास है 1U, N का है 14U और ऑक्सीजन का है 16U। तो बच्चों बताओ HNO3 का क्या है मास? चलो भाई सभी बच्चे आंसर बताओ, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, पहले बताओ फिर हम आगे देखते हैं क्या होगा कैसे होगा। कम ऑन फास्ट, इट इज इजी, इजी है। अभी तो मैंने किसी बच्चे ने कोई डाउट नहीं पूछा था पिछले क्वेश्चन में, अभी मैंने नया क्वेश्चन दिया तो किसी से बन नहीं रहा है, तो व्हाट शुड आई इंटरप्रेट? तो लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या निकालना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 निकालना है। तो HNO3 में क्या है हमारे पास, 1 हाइड्रोजन एटम, 1 नाइट्रोजन एटम एंड 3 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो अगर हम निकाले मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, तो एक है ऑक्सीजन का एटम, उसका मास क्या हो गया 1, एक है नाइट्रोजन का एटम, उसका मास क्या है 14, और 3 है ऑक्सीजन के एटम, इसका मास क्या है 3 into 16। तो ये हो गया 1 + 14 + 16, 3 = 48। So it is 8 + 4 13, sorry 8 + 4 12 + 1 13, 4 1 5 and 6 63U. Is it clear to everybody? All right, one more question. You have to find the molecular mass of CO2, जहां पर कार्बन एटम का एटॉमिक मास होता है 12U और ऑक्सीजन का तो मैंने ऊपर बता ही रखा है, ऑक्सीजन का होता है 16U।
तो टेल मी व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। फटाफट बताना है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, सभी बच्चे बताएंगे। देखो भाई, कार्बन, कार्बन का क्या है 12, कार्बन के एक एटम है, प्लस ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का क्या 16, तो क्या हो गया 12 प्लस 32 विच इज 44। आ रही बात समझ में? कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ चलो, नेक्स्ट तुम्हें बताना है मुझे HCl का, जहां पर H का तो पता ही है 1U होता है और Cl का होता है 35.5। तो HCl का बताओ क्या आ रहा है, फटाफट बताओ मुझे कैलकुलेट करके अब। तो HCl में एक एटम है हाइड्रोजन का, उसका मास हो गया 1, एक एटम है क्लोरीन का, उसका हो गया 35.5। तो HCl का मास क्या हो गया 36.5। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है? अब एक और, चलो एक और लास्ट में पूछता हूं। NaCl, NaCl, Cl का पहले बता दिया है, Na का होता है 23U। बताओ NaCl का क्या आ रहा है, सभी बच्चे जवाब दो। तो सोडियम का क्या होता है 23, एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम, उसका क्या 35.5, सो इट इज 58.5U। ठीक है, तो आई होप ये चीज कैलकुलेट करना आ गया होगा। अब एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं, ध्यान दो। अगर जो कंपाउंड तुम्हारे पास है, ये सभी के सभी क्या कंपाउंड है, HNO3, CO2, HCl, NaCl, जो कंपाउंड तुम्हारे पास है, इफ इट इज मेड अप ऑफ आयंस, इफ इट इज मेड अप ऑफ आयंस, अगर वो आयन से मिलके बना हुआ है, तो उस केस में हम मॉलिक्यूलर मास टर्म ना यूज करके हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास निकालो। बात बराबर है, निकालने का तरीका सेम है, बट उसको हम बोलते कुछ और है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl ना बोल के ये बोलूंगा फाइंड द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ HCl। सेम मेथड, सेम चीज आएगा आंसर। NaCl के लिए मैं मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलूंगा, मैं फॉर्मूला यूनिट मास बोलूंगा फॉर NaCl। बट CO2 के लिए मैं मॉलिक्यूलर मास बोलूंगा, क्योंकि CO2 आयन से मिलके नहीं बना हुआ है, HNO3 आयन से मिलके नहीं बना हुआ है, तो इसमें भी मैं क्या बोलूंगा, मॉलिक्यूलर मास। सो इज इट क्लियर? अगर मैं बोलूं फॉर्मूला यूनिट मास निकालो, तो करना वही काम है। ठीक है, काम वही करना है। बट अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास इज यूज्ड फॉर द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ आयंस। ऐसे कंपाउंड जो आयन से मिलके बना हुआ है, जैसे HCl, H प्लस और Cl माइनस से मिलके बना हुआ था, NaCl, Na प्लस और Cl माइनस से मिलके बना हुआ था। तो ऐसे कंपाउंड जो कि आयन से मिलके बने हुए हैं, उनका जब हम मास निकालते हैं तो हम बोलते हैं इट इज फॉर्मूला यूनिट मास हम निकाल रहे हैं।
लेकिन अगर वो कंपाउंड आयन से मिलके नहीं बना हुआ है, दैट इज HNO3 आयन से मिलके नहीं बना हुआ है, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। इज इट क्लियर? ये बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है। सो द term formula unit mass is used, the term formula unit mass is used for compounds which are made up of ions, for compounds made up of ions. क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? What is the difference between molecular mass and formula unit mass? मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास दोनों निकालने का तो तरीका सेम है, फिर दोनों में फर्क क्या है? तो फॉर्मूला यूनिट मास हम उन कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो आयन से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई है? बस एक नंबर का है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Alright. So now we are going to start the last topic of this chapter, that is mole concept. Fine. So we are going to start mole concept here. Just confirm me once, mole concept स्कूल में पढ़ाया गया है? जिन बच्चों के स्कूल में ये चैप्टर चल रहा है, is mole concept taught in your school? Because there is a little uncertainty over it. मोल कॉन्सेप्ट नाम की टॉपिक स्कूल में पढ़ाई गई है इस चैप्टर में? यस वंश? सर हमें क्या कहते हैं, बोल रहे थे कि बाद में करेंगे, पर वो कहते पेपर्स में नहीं आएगा। पेपर्स में नहीं आएगा, सो देयर इज अनसर्टेनिटी। और किसी बच्चे के स्कूल में ये चैप्टर हुआ है जिसमें मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है? ओके, टेल मी, कितने बच्चों के स्कूल में ये चैप्टर हो गया है, पहले वो मुझे बताओ। देखो, एक्चुअली हमारा जो सिलेबस है उसमें तो ये डिलीट नहीं किया गया, कहीं पे नहीं लिखा है मोल कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, बट सम स्कूल्स अवॉइड दिस टॉपिक। ठीक है, सो सिंस इट इज इन आवर सिलेबस, सो आई एम टीचिंग इट। लेटर जिनके स्कूल में ये हटा दिया जा रहा है, जस्ट लेट मी नो कि हमारे स्कूल में ये नहीं पढ़ाया गया है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट। देखो, है बड़ा आसान सा टॉपिक, इसको हटाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मोल क्या होता है ये समझो। जिस तरह से हम मास को मेजर करने के लिए केजी यूज करते हैं जनरल अपने डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स का भी कुछ मास होता है, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं, उनका मास बहुत कम होता है, तो उसके लिए हम केजी तो यूज कर नहीं सकते ना, क्योंकि केजी इज कंपैरेटिवली वेरी बिग यूनिट। तो इसलिए ये जो छोटे कंपाउंड्स हैं, जो माइक्रोस्कोपिक कंपाउंड्स हैं, इनके मास को मेजर करने के लिए हमने क्या निकाला था? एटॉमिक मास यूनिट निकाला था। ठीक है,
तो मोल क्या होता है ये समझो। हम बेसिकली ये जानते हैं कि ये जो एटम्स और कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इसके मास को उसके नंबर से हम कैसे रिलेट करें। मतलब जो हम यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, ग्राम्स। जनरली अगर हम अपने प्रैक्टिकल पर्पस में मास मेजरमेंट की बात करें तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट वी यूज ग्राम। हम ग्राम्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ग्राम को हम, दैट इज, अगर हम, हमारे पास कोई भी एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल है, उसका हमें मास दिया हुआ इन ग्राम्स में, तो उसको हम उसके नंबर से कैसे रिलेट कर सकते हैं। सो देखो, एटम बहुत छोटा होता है, ठीक है, या मॉलिक्यूल भी बहुत छोटे होते हैं, तो उनका जो मास होता है, ठीक है, वो बहुत कम होता है। उसको हमने यू में निकाला है यहाँ पे, एटॉमिक मास यूनिट में। बट वन मोर थिंग इज दैट ना, कि हम एक एटम को कहीं भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते। मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, इवन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। अगर मैं कहूं कि वाटर का एक मॉलिक्यूल को सेपरेट कर दो, तो उसको प्रैक्टिकली सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। वी कैन नॉट स्टोर समवेयर कि वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को स्टोर करो। जनरली अगर हम वाटर को लेते हैं तो हमारे पास एक कप ऑफ वाटर हो सकता है, वन टेस्ट ट्यूब ऑफ वाटर हो सकता है, या वन ड्रॉप ऑफ वाटर हो सकता है। बट वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट। कि हमें बस कोई बोले कि भाई एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट इट आउट, ठीक है। तो जनरली जो हम सेपरेट करते हैं, जो हम वाटर को या किसी भी कंपाउंड को सेपरेट करते हैं या मेजर करते हैं, वो ग्राम्स में कर रहे होते हैं। जो प्रैक्टिकली हम करते हैं, प्रैक्टिकल इन द सेंस कि हम सपोज, अगर जैसे कि जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो वहां पर हम देख रहे थे कि व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, देन 1.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम, एंड इस तरह से जो भी हम कंपाउंड्स की बात करें तो उनका मेजरमेंट किस में हो रहा था, ग्राम्स में हो रहा था। तो लैबोरेटरी में जो कंपाउंड्स को मेजर करते हैं ना, वो ग्राम्स में मेजर करते हैं। अब हमें पता है सिंस द कंपाउंड इज, जो मॉलिक्यूल इट इज वेरी स्मॉल, तो 1 ग्राम अगर हम मेजर करें तो उसके अंदर कितने, अब द क्वेश्चन इज कि अगर हम 1 ग्राम ऑफ कोई कंपाउंड हम ले रहे हैं तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। मतलब कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो अगर मैं बोलूं कि 1 ग्राम ऑफ वाटर, मैं बोलूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज देयर। क्योंकि लैबोरेटरी में आई कैन हैव 1 ग्राम ऑफ वाटर, बट आई नीड टू फाइंड कि 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। तो वहां पर इस मोल कॉन्सेप्ट की बात आती है। तो मोल कॉन्सेप्ट गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ atoms, molecules or ions with their mass, ठीक है। It is basically the relationship between the number of atoms or molecules or ions with their mass. तो मोल कॉन्सेप्ट का मेन फंडा क्या है ये समझो। एक साइंटिस्ट थे बाय द नेम ऑफ एवोगाड्रो। उन्होंने क्या बोला कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जो होगा, तो 1 मोल उन्होंने क्वांटिटी डिफाइन की थी, will contain 6.022 into 10 raised to power 23 atoms or molecules or ions of that substance. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन होंगे, ये चीज उन्होंने कहा था। और कहा था इसका जो मास होगा, इट विल बी द मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास। एटॉमिक, अगर एटम की बात करें, एलिमेंट की बात करें तो एटॉमिक मास बोलेंगे। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे इन ग्राम्स। मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर तुमसे पूछा जाए कि
एक क्वेश्चन आए कि फॉर या what is the mass of 1 mole of water and how many molecules are present in 1 mole of water? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, वाटर के एक मोल का क्या मास होता है और वाटर के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर के एक मोल का, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का मास क्या होता है, जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो वाटर का भी हमने निकाला था 18U होता है। सो 1 मोल ऑफ वाटर, ये कितना वाटर के इक्वल, इट इज 18। यू निकाला था, लेकिन यहां पर उस यू को हम जी लिखेंगे। ठीक है, जो हम मास निकालेंगे, जो भी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास होगा, उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लिखेंगे इट इज इक्वल्स टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। एंड हाउ मच मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डज इट कंटेन, तो दैट इज फिक्स्ड, दैट इज 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of water। बात आई समझ में। एक मोल वाटर, एक मोल वाटर इज अ क्वांटिटी ऑफ वाटर, जिसको हम लैब्स में अपने केमिस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, मोल इज अ यूनिट टू मेजर क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। तो एक मोल ऑफ वाटर बेसिकली डिनोट क्या करता है, 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of water। और इसका जो मास होगा, इट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इन ग्राम्स। तो हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या निकाला है, 18U, उसको ग्राम में लिखेंगे तो 18 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 6.022 into 10 power 23 है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो इसे हम बोलते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट, क्योंकि एवोगाड्रो साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा था। तो इट इज 6.022 into 10 raised to power 23, जिसको हम n, कैपिटल N के नीचे ऐसा छोटा सा जीरो बना के डिनोट करते हैं। इसको हम n नॉट प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, एवोगाड्रो कांस्टेंट को n और नीचे एक छोटे से जीरो से हम डिनोट करते हैं। वी से इट इज n नॉट, ये n नॉट है। तो n नॉट की वैल्यू होती है 6.022 into 10 raised to power 23। Just copy it down, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी ने कॉपी कर लिया, आगे चलो। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ NaCl में कितने NaCl के मॉलिक्यूल्स होंगे और कितना उसका मास होगा, इधर मुझे मास बताना है और इधर बताना नंबर। तो नंबर तो फिक्स्ड होता है, इट विल हैव 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of NaCl। इट इज फिक्स्ड। नंबर क्या होगा, मास क्या होगा, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl, बताओ भाई। NaCl का भी हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था, क्या आया था, Na का होता 23, Cl का होता 35.5, क्या आया था ये 58.5। So what is the molecular mass of NaCl? 58.5। तो 1 mole of NaCl का मास क्या होगा, 58.5 grams of NaCl। ठीक है, चलो मैं बोलता हूं, फाइंड द 1 mole of कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, वो तो फिक्स होगा 6.022
into 10 raised to power 23 molecules of CO2. So number of molecules of carbon dioxide in 1 mole of CO2 क्या होगा? ये तो फिक्स होगा. Just tell me what will be the mass of 1 mole of CO2? 1 mole of CO2 का मास क्या होगा? मैंने क्या बताया? 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड का मास क्या होता है? जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, बट उसे हमें ग्राम्स में लिखना होता है. तो CO2 का भी हमने निकाला था 44U. तो उसे हम क्या लिखेंगे? 44 ग्राम्स ऑफ CO2. ठीक है, चलो एक और देखते हैं. अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ Na एटम्स, यहां पर मैं Na एटम की बात कर रहा हूं. तो सोडियम एटम के एक, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम है, तो बेसिकली मेरे पास कितने सोडियम एटम्स होंगे? ये नंबर तो फिक्स्ड होगा, 6.022 into 10 raised to power 3 एटम्स ऑफ सोडियम. और अगर मैं पूछूं कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मास क्या होगा, तो क्या बताओगे तुम लोग? What will be the mass of 1 mole of sodium atom? तो अभी हमने डिस्कस किया है कि सोडियम एटम का एटॉमिक मास क्या था? 23 था. पीछे मैंने लिखवाया है. तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम किसके इक्वल होगा? इट विल बी 23 ग्राम्स ऑफ Na. 23 ग्राम्स ऑफ Na के इक्वल होगा. तो मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक ये है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में जो नंबर होते हैं पार्टिकल्स के, वो फिक्स्ड होते हैं. दैट इज 6.022 into 10 raised to power 23, जिसको हम एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं, डिनोटेड बाय n0. और उस सब्सटेंस के एक मोल का मास क्या होता है? सो इट डिपेंड्स कि उसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास क्या था. जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास होता है, वहां पर U के प्लेस में जस्ट G लगा देना है, ग्राम्स में लिखना है, and that we will get the molecular mass or the atomic mass. Is it clear to everybody? किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे? Alright. So in the next class, yes, Vriddhi. Vriddhi, do you have any doubt? So in the next class, नेक्स्ट देखो, बेसिक आज की क्लास में मैंने मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है बस समझाया कि 1 मोल क्या होता है. नेक्स्ट क्लास में इसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे और फॉर्मूला मैं बताऊंगा, एक इजी सा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा. बट यू हैव जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज 1 मोल. 1 मोल ये होता है, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम दिस योर होमवर्क विल बी एनसीईआरटी में जो मोल कॉन्सेप्ट वाला पैराग्राफ है, यू हैव टू जस्ट रीड दैट पैराग्राफ. ठीक है, उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट यू हैव टू गो थ्रू इट. ठीक है, so that's it for today's class. Next class में we'll discuss कि मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, right? Yes, Kritin? All right. Okay, one more thing, that on coming Friday, that is ये Friday नहीं, अगला Friday, ये वाला Friday नहीं, अगला next week के Friday को we will have a science test. Because this Saturday we are going to have a maths test, so next week we will have a science test. तो science test का जो syllabus होगा वो जो already आया है पिछले टेस्ट में वो तो रहेगा ही रहेगा. That is motion, laws of motion और tissues तो रहेगा ही रहेगा. साथ ही साथ केमिस्ट्री के जो 2 चैप्टर्स है, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, वो भी ऐड होंगे उसमें. ठीक है, चैप्टर 2 पढ़ा दिया, ये चैप्टर 3 पढ़ा रहा हूँ, so it will also be added. एक बार मैं ग्रुप पे भी सिलेबस कंफर्म कर दूंगा. So that's all for today's class. All right.